सो अभी तक है ना, हमने जो ये सिलेबस अभी तक कवर किए यहाँ से लेके, और ये वाला पार्ट ये सब हो चुका है ना, यहाँ तक हमने अभी तक डिस्कस किया है। ये यहाँ तक हमने अभी डिस्कस कर लिया, अभी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, अभी ये वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्या है कि है ना, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल दैट, जो सब आपने बीएससी एमएससी में पढ़े होंगे ऑलरेडी, बट मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, थ्योरीज तो ठीक है। जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कह रहा है कि जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब वही जॉइंटली रैंडम वेरिएबल एंड देयर सीडीएफ। तो जॉइंट सीडीएफ, जॉइंट पीएमएफ, जॉइंट पीडीएफ, है ना, फिर आगे फिर वही मार्जिनल, कंडीशनल, एक्सपेक्टेशन एंड मोमेंट्स, प्रोडक्ट मोमेंट, सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जॉइंट मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, independence of random variable, function of random vector and their distribution, distribution of order statistics, joint and marginal distribution of order statistics, then multinomial distribution, bivariate normal distribution, sampling distribution, sampling distribution में क्या देखना है, सेंट्रल काई स्क्वायर, सेंट्रल टी एंड सेंट्रल एफ। तो यहाँ नॉन सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, देखना ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको हम बोलते हैं मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरली यहाँ एक वर्ड यूज होगा रैंडम वेक्टर, है ना। तो वो रैंडम वेरिएबल्स ही है, मान लो ऐसा है कि लेट x1 x2 xn, दे आर रैंडम वेरिएबल्स, दे आर रैंडम वेरिएबल्स defined on same probability space, defined on same probability space omega g and p, है ना। so omega is set of all possible outcome, g is the sigma field and p is the probability function या probability measure, है ना। जितने भी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ते हैं वो सब सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस पे डिफाइंड होता है, उसका कॉमन सिग्मा फील्ड होगा, कॉमन ओमेगा होगा, एंड इट विल हैव कॉमन प्रोबेबिलिटी मेजर, ठीक है ना। तो देन हम लोग क्या लिखते हैं, देन हम जनरली एक ऐसा x यूज करेंगे जिसको हम लिखेंगे x1 x2 xn, ये n टपल है। सो दिस विल बी कॉल्ड अ रैंडम वेक्टर, दिस इज कॉल्ड अ रैंडम वेक्टर, ठीक है, इसको बोलेंगे रैंडम वेक्टर। अब आगे लिखते डायमेंशन n का, है ना, रैंडम वेक्टर ऑफ डायमेंशन n। तो जनरली जो हम स्टडी करेंगे n बराबर 2 के लिए, जनरली n इज इक्वल 2 के लिए, 3 के लिए भी देख सकते हैं। सो विल स्टडी फॉर n इज इक्वल टू 2, उसी तरीके से जनरलाइज हो सकता है 3 4 5, उसके लिए जनरलाइज किया जा सकता है इन द सिमिलर वे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा तो ये तो मैं डिफाइन किया रैंडम वेक्टर, है ना, हाउ डू डिफाइन रैंडम वेक्टर। सो हम लोग क्या करेंगे, n को 2 रखेंगे, तो जनरली हम लोग जो स्टडी करेंगे 2 रैंडम वेरिएबल के लिए, है ना। तो ऐसा लिखेंगे, सो विल कंसीडर n इज इक्वल टू 2, मतलब x जो लेंगे वो x1 x2 होगा, ठीक है ना। ये इस रैंडम वेक्टर को स्टडी करेंगे, सिमिलर वे में 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल इस तरीके से स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। तो x इज x1 x2। अब आप सर गेट में मल्टीवेरिएट नहीं है, मैंने एन टपल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। नहीं, n के लिए वैसे ही हो जाएगा, ऐसे तो लिखा है ना, जनरली ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ज्वाइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो वैसे ही है, 2 के ओके लिए जैसे होगा वैसे ही, 3 के लिए वैसे ही, 4 के लिए वैसे ही, 5 के लिए होगा। तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ओके बहुत सर। ज़्यादा, है ना। है ऐसे ज्वाइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा, फिक्स तो नहीं किया है कि n क्या है, बट मे बी 3 वेरिएबल का भी हो सकता है, 4 वेरिएबल का भी आ सकता है, जनरली 2 के ही आते हैं। सो मैं 2 के लिए लिख रहा हूँ, यही चीज़ 3 के लिए हो जाएगा, 4 के लिए सिमिलर वे में हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके। सर, हाँ जब हम लोग ये कहते हैं रैंडम वेरिएबल विद सैंपल साइज 3 4 5 कुछ भी, तो उसका मतलब ये होता है कि x1 कैन टेक वैल्यू दैट पर्टिकुलर
a number of size of sample, or x2 can take number of sample size. नहीं नहीं, आप ऐसा रैंडम वेरिएबल नहीं लिखा, तो रैंडम सैंपल होता है, वो आगे आएगा। हम लोग रैंडम सैंपल स्टडी नहीं कर रहे अभी। रैंडम वेरिएबल मतलब ये रैंडम वेरिएबल जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट होगा। जब हम रैंडम सैंपल बोलते हैं, जब आप बोलते हो कि x1 x2 x3 xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन, तो रैंडम सैंपल मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स आर कॉल्ड रैंडम सैंपल। यहाँ रैंडम वेरिएबल्स है, या रैंडम वैक्टर है, तो ये रैंडम सैंपल नहीं है ना। अब आप पूछिए क्या तो कह रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे x1 x2 जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंट हो, जरूरी नहीं है कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। रैंडम सैंपल में जरूरी है कि ऑल रैंडम वेरिएबल्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑल रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, वो रैंडम सैंपल में होता है। रैंडम यहाँ पे रैंडम वैक्टर लिखा है हमने, सो इट डज नॉट मीन कि x1 x2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, या जैसे ये लिखा हमने। सो यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये x1 x2 xn जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, कोई ज़रूरी नहीं है इंडिपेंडेंट होगा, कोई ज़रूरी नहीं है वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। बट रैंडम सैंपल जब आप बोलते हैं, सो इन दैट केस दे आर नेसेसरली, डेफिनेशन ही है रैंडम सैंपल का कि दे आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स। आईआईडी मीन्स इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और सर जो वो साइज गिवन होता है वो क्या होता है? रैंडम सैंपल साइज n होता है, देर आर n रैंडम वेरिएबल्स, इसीलिए साइज n होता है कि यू आर टेकिंग सैंपल ऑफ साइज n, मतलब फर्स्ट सैंपल, सेकेंड सैंपल, थर्ड सैंपल, n सैंपल, ठीक है। तो n रैंडम वेरिएबल्स है इनडायरेक्टली। जब साइज दिया होता है, इसका मतलब है कि एक रैंडम वेरिएबल है, और वैसे वैसे मतलब जैसे एक x1 है वैसे x2 x3 देर आर n रैंडम वेरिएबल्स, तो वो साइज होता है कि कितने रैंडम वेरिएबल है सैंपल में, वो रैंडम सैंपल साइज होता है, वो आगे आएगा सैम्पलिंग में। ओके। अब जो रैंडम वेक्टर लिख रहे हैं, रैंडम वेक्टर अलग है, रैंडम सैंपल अलग है, ठीक है ना। तो रैंडम वेक्टर में इट इज नॉट नेसेसरी दे आर इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। दे मे बी डिपेंडेंट, दे मे हैव डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, सो इन सब के पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है ये इंडिपेंडेंट होंगे। बट जब हम रैंडम सैंपल बोलेंगे, आगे हम ये वर्ड यूज़ करेंगे, एस्टिमेशन में जनरली याद, इन्फ्रेंस में आता है वर्ड, सो उसमें आएगा रैंडम सैंपल मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स। सो इट इज़ अ रैंडम वैक्टर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ रैंडम वैक्टर। तो अभी मैं 2 के लिए लिख रहा हूँ जस्ट। तो जैसे यहाँ होता है जॉइंट, जैसे अभी के लिए मैं सिंपल आपको डिफाइन करूँ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जॉइंट पीएमएफ। जैसे हमने वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड पीएमएफ ऑफ x1। जैसे देखो, मैं अगर ऐसे बात करूँ तो पीएमएफ ऑफ x1 अगर सेपरेटली लिखे x1, तो इसका क्या डेफिनेशन लिखा था हमने कि इट इज अ फंक्शन small p of x1 that actually mean x1 is equal to x1. This is pmf of x1 if and only if, so what was restriction, दो कंडीशन है कि that px1 should be more than equal to 0 और इस वन टोटल प्रोबेबिलिटी। हाँ, इसका समेशन आपका टोटल 1 हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू 1। तो ये डेफिनेशन था पीएमएफ ऑफ x1 का। सिमिलरली इफ यू डिफाइंड पीएमएफ ऑफ x2 तो ऐसे ही डिफाइन हो जाएगा वो भी, बट अभी मुझे डिफाइन करना है जॉइंटली। इसी को बाद में मार्जिनल, इसी को बोलेंगे मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x1, जो मैंने अभी लिखा है इसी को बोलते हैं मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x1। सो ये x1 का मार्जिनल पीएमएफ है, बाकी इसी के कंटिन्यूएशन है। मैं x2 का भी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 1 को आप 2 कर दो x2, तो यहाँ px2 हो जाएगा x2, ठीक है। तो यहाँ x2 कर दो आप, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। सो दिस इज अ मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x2। तो ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हमने यही सब देखा है। सो वी हैव ऑलरेडी सीन इन यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोग मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में बात कर रहे हैं। तो मल्टीवेरिएट में ज्वाइंट पीएमएफ आएगा, तो ऑब्वियसली जब मैं पीएमएफ लिख रहा हूँ उसका मतलब है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, है ना। सो व्हेन वी राइट पीएमएफ मींस ऑब्वियसली इट इज डिस्क्रीट। जब हम पीडीएफ बोलेंगे तो ऑब्वियसली इट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सो पीएमएफ ऑफ x1 x2 प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x1 x2 डिफाइन किया। तो अब आता है ज्वाइंट पीएमएफ। यहाँ जो वर्ड यूज करेंगे हम, ज्वाइंट
PMF of random vector x1 x2, yeah this can be generalized to n random variables. So अभी मैं इसको डिफाइन करूंगा, joint PMF of x1 x2 क्या होगा कि a function p x1 x2 जिसका एक्चुअल मीनिंग होगा, है ना, अ फंक्शन दिस जिसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, कैपिटल P x1 इज इक्वल टू स्मॉल x1 कॉमा, सो कॉमा का मतलब यहाँ इंटरसेक्शन है, ये एक इवेंट है, दिस इज इवेंट E कॉमा दूसरा इवेंट लिखूंगा F, सो दिस इज E इंटरसेक्शन F, सो दिस x2 is equal to x2, a small x1 x2 are fixed real number, capital x1 x2 are random variables. सो ये कहीं ना कहीं है ना, इसका मतलब ये है कि दिस इज वन इवेंट x1 इज इक्वल टू x1, या आप ऐसा समझिए कि दे मीन लाइक कि ओमेगा बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस सच दैट x1 ओमेगा इज x1 एंड x2 ओमेगा इज x2, एक्चुअल मीनिंग ये है इसका कि वैसे आउटकम सैंपल स्पेस में जिसके करस्पॉन्डिंग x1 वैल्यू दे रहा है स्मॉल x1, x2 वैल्यू दे रहा है स्मॉल x2, बीच में है कॉमा मतलब इंटरसेक्शन है, तो यहाँ कुछ नहीं है, सो कॉमा मतलब इंटरसेक्शन, बोथ विल सेटिस्फाई. सो अ फंक्शन दिस इज कॉल्ड जॉइंट PMF. तो ऑब्वियसली मैं ये बोल रहा हूँ कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर हो तभी जॉइंट PMF होगा, ठीक है ना, जॉइंट PMF ऑफ discrete random vector सर यहाँ x1 x2 IID है? नहीं IID नहीं है, हमने कहाँ कहा IID, IID होगा तो लिखा होगा, कोई ज़रूरी नहीं IID है, ये रैंडम वेक्टर है, रैंडम सैंपल नहीं है, अभी वही मैं डिफाइन कर रहा, डिफरेंस बता रहा था, रैंडम वेक्टर इज डिफरेंट थिंग, रैंडम सैंपल इज डिफरेंट थिंग. जब मैं रैंडम सैंपल बोलूंगा तब बोलूंगा IID है, रैंडम वेक्टर में जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, सो जरूरी नहीं आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट होगा, है ना, हो सकता है बोथ आर नॉट इंडिपेंडेंट, हो सकता है नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कोई रिलेशन नहीं है, रैंडम वेक्टर है नॉट रैंडम सैंपल. So called joint PMF of discrete random vector x1 x2 if and only if, सिमिलर वे जैसे आप डिस्क्रीट का यहाँ हमने लिखा x1 x2 का, इन द सिमिलर वे आप जॉइंट का लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस फंक्शन x1 x2 मस्ट बी नॉन नेगेटिव, एंड ये तो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, और दूसरा इसका डबल समेसन होगा, 2 रैंडम वेरिएबल डबल समेसन, 3 रैंडम वेरिएबल होता है ट्रिपल समेसन, 4 होता है 4 टाइम समेसन, n होता है n टाइम समेसन, 2 रैंडम वेरिएबल यहाँ 2 वेरिएबल है, 3 होता है 3 वेरिएबल, सो यू कैन जनरलाइज इन अ सिमिलर वे, मैं 2 के लिए लिख रहा हूँ, यू कैन राइट फॉर 3 4 5 6 एंड n यू कैन राइट. सो p x1 x2 दिस एंड प्रोबेबिलिटी x1 कॉमा मतलब p x1 x2 दिस समेसन मस्ट बी इक्वल टू 1, यहाँ डबल समेसन होगा, x1 कैन टेक एनी वैल्यू, x2 कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है. सो ये हो गया आपका ज्वाइंट PMF. इस पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, तो आपको चेक करना है ये ज्वाइंट PMF है कि नहीं है, ठीक है जी. अभी किसी को डाउट है इसमें? इट इज फाइन. ये डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ ज्वाइंट PMF, है ना, ये डेफिनेशन है आपका ज्वाइंट PMF का, और ये है मार्जिनल PMF, इसको बाद में लिखेंगे. सिर्फ PMF ऑफ x1 मतलब मार्जिनल PMF ऑफ, मार्जिनल मतलब अलोन, है ना, सिंगल PMF ऑफ x1 x2. तो इसको मैं अभी रिलेट करूंगा दोनों को कैसे रिलेटेड है. तो एक क्वेश्चन ट्राई करके देखिए. तो एक क्वेश्चन है कि लेट x1 x2 बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, ये गेट का ही क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर विथ ज्वाइंट PMF with joint PMF is equal to मान लो ऐसा है n फैक्टोरियल अपॉन, या अभी के लिए थोड़ा आसान सा लिख देता हूँ, चलो 1/2 की पावर
x1 plus x2, where x1 can take value 0 1 2 up to infinity and x2 can take value 0 1 2 up to, या हाफ लिखूं या मैं पूछ लूं, देखता हूं क्या आता है. सो लेट्स से ठीक है, अभी के लिए चलो मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ, k लिख देता हूँ, k की पावर x1 प्लस x2, वेर x1 कैन टेक वैल्यू, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहीं पे 1 हो जाएगा, तो 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना. तो आपसे पूछ रहा है ना 0 अदरवाइज, तो ये है, और 0 अदरवाइज, तो ये k की पावर x1 प्लस x2, वेर x1 कैन टेक वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, x2 कैन टेक वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन. तो आपसे पूछ रहा है कि दिस, देन पहली चीज जो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k. दूसरी चीज आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट कि x1 प्लस x2 इज 2, मान लो इस तरह से पूछ देगा. तीसरा पार्ट आपसे पूछेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट x1 इज इक्वल टू x2. इस तरह से पहले k की वैल्यू क्या है पहले तो ये बताना है, फिर ये बताना है x1 इज इक्वल टू x2 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. क्या प्रोबेबिलिटी है x1 बराबर ये निकालिए, जरा ट्राई कीजिए, समझिए, कोशिश कीजिए क्या कहना चाह रहा है. देखो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जिन्होंने किया उनके लिए बहुत आसान होगा, जिन लोगों ने यूनिवेरिएट नहीं किया फिर भी थोड़ा समझोगे समझ आ जाएगा ये मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अभी, है ना. तो एक बार ट्राई करके देखो जिन लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ रहा है. सो पहले जो डेफिनेशन मैंने लिखाए हैं उस डेफिनेशन से के आ जाएगा, ये जो डेफिनेशन लिखा है इस डेफिनेशन से के आ जाएगा, फिर बाकी के लिए थ्योरी बताता हूँ. सो इसको पहले आप ट्राई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका. के क्या आ रहा है, पहले के निकालो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के. सर के हाफ ही है. हाफ ही आ रहा है, ओके. बाकी लोग चेक कीजिए. सर सेकंड का 1/4. ओके तो तीसरा क्या लिखा है, इज इक्वल टू है क्या? तीसरा है x1 इज इक्वल टू x2, हाँ.
तो देखो जैसे हमने पहले लिखा हुआ है, पहले लिखाया था आपको, जैसे इसी में अगर बात करूं तो हम लोग क्या लिखते थे, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि हम लोग जब यूनिवेरिएट पढ़ रहे थे, सो व्हाट वी वर राइटिंग कि अगर कोई पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बिलोंग्स टू सम सेट ए कोई सबसेट है रियल नंबर का, ए इज सम सबसेट ऑफ रियल नंबर, और कोई पूछता है क्या प्रोबेबिलिटी है x1 बिलोंग्स टू सेट ए, डिस्क्रीट अगर है, तो हम लोग क्या करते थे, समेशन प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू स्मॉल x1, और समेशन कहाँ करेंगे, स्मॉल x1 बिलोंग्स टू ए, जो भी x1 बिलोंग करेगा उस पर समेशन कर देंगे, ये फॉर्मूला था। सिमिलरली x2 के लिए भी यही स्टोरी होगी, है ना, x2 के लिए भी सेम स्टोरी होगी, तो वही चीज़ अब ज्वाइंट में भी लागू हो जाएगा, सेम चीज़। सो यहाँ पे जो होगा हमारे पास जैसे दे रखा है ज्वाइंट है, अब अगर ऐसा बोल दे कि मान लो ऐसा बोलता है कि लेट कि ए कोई सेट है सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर का सबसेट ले रहा हूँ बिकॉज 2 डायमेंशनल है ना, इसलिए आर स्क्वायर का सबसेट है। नाउ दे आस्क यू क्या प्रोबेबिलिटी है कि x1 कॉमा x2 विल बिलोंग्स टू सेट ए, तो इन द सिमिलर वे आप ऐसे लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू x2, और यहाँ होगा x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये तो हो गया थ्योरी कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x1 x2 बिलोंग्स टू सम सेट ए, तो ये कोई रीजन है, इवेंट है, दिस इज वन इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पीएमएफ यूज करो और इवेंट में जो जो पॉसिबल वैल्यू x1 x2 के उस पर समेशन कर लो, तो ये लॉजिक है बाकी पार्ट के, ठीक है। जैसे हम लोग यूनिवेरिएट में, बस यूनिवेरिएट में जो कर रहे थे वही जनरलाइज होता रहेगा अब। तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो तो इस क्वेश्चन में पहला क्या है कि व्हाट वी नीड टू डू, हमें पहले तो पीएमएफ का डेफिनेशन लगाना है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको डबल समेशन करना है, डबल समेशन हाफ, अच्छा हाफ तो पता ही नहीं मुझे, मैं के लिख रखा हूं ना, के की पावर x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, x2 की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, ये इंडिपेंडेंटली दे रखा है। अब ये इक्वल टू 1 होता है तो मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये तो अलग अलग भी कर सकते हैं इसको हम। सो यहाँ से इसको लिख सकते हो k की पावर x1 और k की पावर x2, तो अलग अलग कर दो, क्योंकि लिमिट भी इंडिपेंडेंट है और फंक्शन भी एक दूसरे का प्रोडक्ट है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। k की पावर x1, x1 की वैल्यू हो जाएगी 1 टू इन्फिनिटी, k की पावर x2 और x2 की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1। अब इसको सम करो तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी ना इन्फिनाइट टर्म की, जब ओपन करोगे k प्लस के स्क्वायर प्लस के क्यूब एंड सो ऑन, तो क्या होगा इसका k अपॉन 1 माइनस के a अपॉन 1 माइनस आर, और यहाँ भी ऐसे ही होगा k अपॉन 1 माइनस के इज 1, दोनों का सम तो सेम ही आएगा। सो k अपॉन 1 माइनस के का होल स्क्वायर 1 है, तो इससे कुछ नया तो मिला नहीं है ना। सो k अपॉन 1 माइनस के 1 हो गया एक्चुअली, k अपॉन 1 माइनस के क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लो, तो ये k की वैल्यू हाफ आ गई, तो इसका मतलब है k की वैल्यू तो आ गई 1/2, ठीक। तो ये यूज किया हमने ज्वाइंट पीएमएफ का डेफिनेशन, तो k मिल गया मुझे हाफ, ठीक है। अब आगे चाहिए प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 इक्वल टू 2। नाउ आप खुद ही सोचो कि x1 का सपोर्ट है 1 से इन्फिनिटी, x2 का सपोर्ट है 1 से इन्फिनिटी, सो क्या क्या वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही होगी, व्हाट आर द 0 2 2 0 1 1। सो लेकिन 0 तो है ही नहीं ना यहाँ पे क्या क्या अलाउड है सपोर्ट में, 1 1 जस्ट 1 1, तो x1 को 1 और x2 को 1 लेना पड़ेगा बिकॉज 0 इज नॉट अलाउड, तो यही पॉसिबिलिटी है। और आपको ज्वाइंट पीएमएफ तो दे ही रखा है, यूज कर लीजिए। सो इसमें ये तो k हमारे पास हाफ आ चुका है, तो इसके हिसाब से हाफ की पावर x1 प्लस x2, तो ये तभी पॉसिबल है जब ऐसा होगा, इफ एंड ओनली इफ, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, बिकॉज यहाँ x1 की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, x2 भी 1 से इन्फिनिटी में है, तो और कुछ पॉसिबल है नहीं, तो 1 + 1 2 हो गया, तो आंसर आ गया 1/4। अब यहाँ पूछ रहा है x1 इज इक्वल टू x2, अब यहाँ क्या क्या पॉसिबल, अब सोचो आप। सो यहाँ क्या क्या पॉसिबल है, सर सेम वैल्यू सारा हाँ possible है। x1 इज 1, x2 इज 1, एक ये केस है, और
x1 इज 2, x2 इज 2, ये चलता रहेगा अप टू इन्फिनाइट। ठीक, तो करो सम, 1 1 रखोगे तो आएगा हाफ की पावर कितना आ जाएगा 1 + 1 2, 2 2 रखोगे तो हाफ की पावर 4, 3 3 रखोगे तो हाफ की पावर 6, ये चलता रहेगा 1 1 2 2 3 3, क्योंकि x1 x2 इक्वल होने चाहिए। तो आपको फेवरेबल आउटकम्स ढूंढने हैं, दोनों 1 हो जाए या दोनों 2 हो जाए, चलता रहेगा एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये इन्फिनाइट सम है ज्योमेट्रिक सीरीज का। सो a अपॉन 1 माइनस आर, सो a अपॉन 1 माइनस आर, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो ये आ गया 1/4 अपॉन 3/4, तो इसका आंसर आ गया 1/3। अब नेक्स्ट पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन इक्वल टू x2, बताओ। सो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मोर देन इक्वल टू x2। तो ऐसे तो फेवरेबल आउटकम बहुत सारे हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग है ना, जैसे इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता था आगे, अगर जैसे इसी पार्ट को मैं सॉल्व करूँ, जैसे हमने सॉल्व किया x1 इज इक्वल टू x2, वी कैन राइट इट लाइक x1 इज k एंड x2 इज k। अब k क्या हो सकता है, सो k कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो मैं ऐसे भी लिख सकता था इस चीज़ को, और फिर आप सम करते तब भी आंसर वही आता। तो यहाँ तक k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी हाफ की पावर k प्लस k 2k। अब सम कर लो, स्टिल यू विल गेट द सेम थिंग, सीरीज का सम तो आता ही होगा, सो 1/3 ही आएगा, है ना। तो वैसे हो जाता। अब जैसे है मेरे पास x1 इज मोर देन इक्वल टू x2, तो लॉजिकली ये एक रीजन है जिसपे मुझे समेशन करना है। अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो मैं इंटीग्रेशन कर रहा होता, सो दिस इज द डिस्क्रीट, तो समेशन करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, डबल समेशन। अब बताओ क्या करूं। सिर्फ आप एक का फुल रेंज होगा और एक का डिपेंडेंट रेंज होगा एक साथ। ऐसा करते हैं। अब यहाँ मुझे सोचना है क्या हो सकता है, तो x1 मोर देन इक्वल टू x2 है, तो मैंने x1 को x1 रखा, x2 को x2 रखा। अब इस स्मॉल x1 x2 में रिलेशन ढूंढना होगा, तो क्या रिलेशन ढूंढना होगा। सर तो एक अगर 1 से स्टार्ट और एक 2 से। तो मैं अगर ऐसा लिखूं कि चलो यहाँ से देखो ध्यान से, अगर मैं पूछूं आपसे कि x1 या x2 से ही स्टार्ट करता हूँ, तो x2 का रेंज मैं कहाँ से कहाँ तक ले सकता हूँ, 1 to x1। 1, क्योंकि Yes, 1 to x2 x1। 1 to x1 जा सकते हो, और फिर x1 की रेंज 1 कहाँ से to कहाँ ले सकते infinity। हो, 1 से 1 to इन्फिनिटी। infinity। या इसी को समेशन का ऑर्डर चेंज कर दो, तो आपको ये अगर बेटर ना लगे तो और इन द अदर वे यू कैन राइट द सेम थिंग, या ऑल्सो यू कैन राइट सिमिलर थिंग एज ये जो x1 मोर देन इक्वल टू x2 है, दैट कैन बी रिटर्न एज प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x1 एंड x2 इज इक्वल टू x2। अब आपको लगेगा कि पहले x1 का रेंज लिख लेते हैं, सो x1 का रेंज लिखोगे तो x2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जा सकता है, सपोर्ट में कोई बाउंड नहीं है, तो x2 से इन्फिनिटी, और बाद में फिर x2 का रेंज 1 से इन्फिनिटी। अब करो, या तो ये समेशन सॉल्व करो, ये आंसर दोनों सेम ही आएगा। इट इज सेम है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे आप इंटीग्रेशन में ऑर्डर चेंज कर रहे थे वैसे ही हमने समेशन में ऑर्डर चेंज किए अकॉर्डिंग टू रेंज, इसके हिसाब से। एक्चुअली हुआ क्या, हमें बता रखा है ना यहाँ पे कि x1 जो है वो मोर देन इक्वल टू x2 है, x2 मोर देन इक्वल टू 1 है, ये लेस देन इन्फिनिटी है, तो इसके हिसाब से चीज़ें वैरी करेंगी। ठीक है, सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ यहाँ आप ध्यान से देखिए अभी आपको समझ आएगा। सो दिस इज द x1 x2, x2 का रेंज क्या है, इसमें देख के बताइए x2 का रेंज क्या है। 1 से x1। तो 1 से x1, ठीक है। अब x2 का काम हो गया, तो x2 को इग्नोर करो, वही चीज जो हम लोग डबल इंटीग्रेशन में कर रहे थे जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। अब x2 का काम हो गया, x2 को गायब कर दो, x2 को इग्नोर करो। अब बताओ x1 का रेंज क्या है, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑन x1 एक्सिस लेंगे अब, सो यू टेक प्रोजेक्शन ऑन x1 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। सेम थिंग आप दूसरे सोचो कि x1 का लिमिट क्या लेंगे, तो x1 x2 से इन्फिनिटी, यहाँ x2 से इन्फिनिटी लिया, x1 का लिमिट ले लिया, इसको इग्नोर करो, नाउ यू टेक प्रोजेक्शन ऑन x2 एक्सिस, तो x2 1 से इन्फिनिटी। कोई भी सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है।
सर हाँ सो नाउ जो पार्ट आएगा है ना, सर x2 1 to infinity को लिए 1 to x1 है ना ये दूसरे वाले में यहाँ 1 से इन्फिनिटी काहे लिए? नहीं नीचे नहीं अरे यहाँ पे क्यों लिए थे 1 से इन्फिनिटी? ये क्लियर होगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। वो तो मेरी क्वेश्चन से दिख रहा है। तो वो भी उसी इक्वेशन से है भाई, कहाँ खोए हुए हो? दो तरीके से लिख रखा हूँ, या तो ये करो या ये करो, कोई एक तरीके से सॉल्व करो। सेम ही चीज तो लिखा है दो तरीके से। यहाँ पहले x1 का रेंज लिखा फिर x2 का लिखा, यहाँ पहले x2 का लिखा फिर x1 का लिखा, सेम ही चीज तो है दोनों। यहाँ जब हम x1 का रेंज लिखा, भाई देखो ना x1 का रेंज क्या है, x2 से इन्फिनिटी नहीं है। अब बाद में x1 को गायब कर दो, x1 का लिमिट ले लिया तो x2 1 से इन्फिनिटी हो गया। डिपेंड करता है, जो पहले लिखेंगे तो वो दूसरे के टर्म में होगा, और जो बाद वाला होगा वो फ्री होगा उससे, तभी तो कांस्टेंट आंसर आएगा। सर सॉल्व करके 2/3 आ रहा। अच्छा 2/3 आया, देख लीजिए बाकी लोग। तो ये समेसन हाफ की पावर अलग अलग कर देता हूँ, x1 हाफ की पावर x2। अगर पहले वाले सॉल्व करोगे तो पहले यहाँ x2 लिख रखा है हमने, x2 बराबर 1 से x1 और x1 बराबर 1 से इन्फिनिटी, एक तो ये है। और दूसरे तरह से सॉल्व करोगे तो जैसे भी ठीक लग रहा है वैसे कर लो। हाफ की पावर x1 हाफ की पावर x2, तो यहाँ x1 बराबर x2 से इन्फिनिटी तक गया, 1 से इन्फिनिटी, किसी भी एक तरीके से सॉल्व करो आंसर सेम आएगा। सॉल्व एनी वन सीरीज। तो मैं ये सेकेंड वाला सॉल्व कर देता हूँ, देखो क्या आता है। ये जो सेकेंड वाला इसी को ट्राई करता हूँ। तो इसमें मेनली मुझे पहले x1 का सम लेना है x2 से इन्फिनिटी, तो x1 वाला रहेगा, x2 को इधर भेज दो। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, हाफ की पावर x2, एक मिनट, ये x2 था ना, दैट वाज x2 राइट। तो x2 फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, पहले इसको समेसन करना पड़ेगा। हाफ की पावर x1, जहाँ x1 की वैल्यू x2 से इन्फिनिटी है। फर्स्ट यू सॉल्व दिस, उसके बाद ये सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ x2 भी है। तो पहले इसको सॉल्व करो फिर ये सॉल्व होगा। तो समेसन x2 की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, और ये बाहर इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ समेसन x1 के रेस्पेक्ट में हो रहा है। वैसे ही जैसे इंटीग्रेशन अगर x1 के रेस्पेक्ट में होता है तो x2 कांस्टेंट रहता है, सेम चीज़ है। जब समेसन हम x1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x2 कांस्टेंट है, तो इसलिए इसको बाहर कर दिया। अब इसको सम करो, तो इसको जो ओपन करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका, इसमें ओपन करोगे x1 की वैल्यू x2 से स्टार्ट होगी, तो फर्स्ट टर्म है हाफ की पावर x2, अगला होगा हाफ की पावर x2 प्लस 1, x2 प्लस 2 एंड सो ऑन, a अपॉन 1 माइनस r। तो यहाँ आएगा, जब ये है ना, इसको ऐसे ही रखो, हाफ की पावर x2 ऐसे रखो। इसका मैं सम लिख रहा हूँ, देखो इसका सम लिखूंगा a अपॉन 1 माइनस r। सो हाफ की पावर x1 अपॉन 1 माइनस r, ये हो जाएगा। चेक कर लो भाई, इसको ओपन करो, क्या होगा, पहला टर्म हाफ की पावर x2, अच्छा x2 से स्टार्ट होगा ना, तो x2 ना, क्योंकि इसका समेसन खोलेंगे क्या होगा, तुम इसको ओपन करके देख लो भाई। ये ओपन करोगे तो आएगा, x1 को x2 से स्टार्ट करना है, x2 हाफ की पावर x2 प्लस 1, हाफ की पावर x2 प्लस 2, एंड ये चलता रहेगा, ये इसकी वैल्यू है ना। और इसका सम क्या आएगा, a अपॉन 1 माइनस r, तो वहाँ से आ गया। तो इस सीरीज का सम ये आ गया, और जो बाकी था वो एज इट इज। अब इसको सम कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वल टू, ये तो 1 माइनस 1, ये 2 बन के बाहर आ जाएगा। अब बचा समेसन x2 की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, हाफ की पावर x2 हाफ की पावर x2, 1/4 की पावर x2 कर दो। अब ये भी इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, अगर x2 को 1 रखोगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो 2 टाइम a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 1/4, 1/4 स्क्वायर, है ना, इस तरह चलता रहेगा, कितना ये ना, a अपॉन 1 माइनस r, तो ये आ गया 2/3, ठीक है। सो 2/3, दोनों से आंसर वही आएगा, दोनों से सॉल्व करो आंसर आपका वही आना है, चेक कर लीजिए।
किसी को डाउट है बताओ, देख लो। सर वहाँ 2/3 नहीं आएगा। कहाँ पे? हाँ सर, तो सही। क्योंकि 2 बाहर है पहले से, तो ओके जी। तो ये क्या था हमारे पास? सो अभी हमने एक्चुअली एक क्वेश्चन जस्ट लिखा है कि व्हाट इज द जॉइंट पीएमएफ, उसके बेस पे हमने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। तो इसका आंसर आ गया 2/3। दिस इज 2/3 है ना। इसी में आपसे अगर पूछा जाता है इसका कॉम्प्लीमेंट कि क्या प्रोबेबिलिटी है x1 स्ट्रिक्टली लेस देन x2 होगा, तो ये 1/3 आता। इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यही होगा। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन x2, तो ये 1/3 आएगा। ठीक है, बाकी हमने निकाला ही है, बाकी तो पॉइंट आ ही गया। तो ये तो डिस्क्रीट जॉइंट पीएमएफ लिखा, डिस्क्रीट का उसके बेस पे डिसाइड कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज मार्जिनल कैसे आएगा, है ना। अभी तो ये है, जैसे ये हमने जॉइंट लिख रखा है। सो हाउ टू फाइंड मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x1। सो हाउ टू फाइंड मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x1, ये कैसे आएगा? जब जॉइंट गिवन हो, है ना, जॉइंट गिवन हो। तो अगर जॉइंट गिवन है तो मार्जिनल कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए सिंपल तरीका है कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x1 चाहिए आपको, इसको बोलेंगे मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x1, मतलब पीएमएफ ऑफ x1 अलोन। सो दिस इज अ पीएमएफ। और क्या तरीका होता है, ये जो जॉइंट पीएमएफ है हमारे पास, सो इफ वी ऑलरेडी हैव जॉइंट पीएमएफ, तो इसका समेशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे? मुझे x1 का पीएमएफ चाहिए, तो x2 के रेस्पेक्ट में। तो x2 के रेस्पेक्ट में आप समेशन कर दो, तो ये आपको x1 का ज्वाइंट पीएमएफ दे देगा। वैसे ही अगर आपको x2 का ज्वाइंट पीएमएफ चाहिए, सिमिलर वे में हो जाएगा, है ना। इफ़ यू वांट कि मुझे x2 का ज्वाइंट पीएमएफ चाहिए, सो इफ़ यू वांट ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x2, तो यहाँ पे x2 इज इक्वल टू स्मॉल x2, तो यहाँ x1 के रेस्पेक्ट में आप समेशन कर दीजिए, हो गया। ठीक है, तो ये x1 के रेस्पेक्ट में समेशन हो जाएगा। तो ये हाउ टू फाइंड मार्जिनल फ्रॉम ज्वाइंट, ये बता रहे हैं कि ज्वाइंट अगर गिवन है तो मार्जिनल पीएमएफ कैसे आएगा। मार्जिनल अलोन, जब यूनिवेरिएट पढ़ रहे थे तो जस्ट इसके बारे में पढ़ रहे थे। अब ज्वाइंट दिया होगा तो ज्वाइंट से मार्जिनल आएगा। देयर इज नो वे टू फाइंड ज्वाइंट फ्रॉम मार्जिनल। अगर आपको अलग अलग देता हूं कि मान लो x1 का पीएमएफ ये है, x2 का पीएमएफ ये है, ज्वाइंट बताओ, यू कैन नॉट टेल, है ना। देयर इज नो वे टू कैलकुलेट ज्वाइंट फ्रॉम गिवन मार्जिनल। हाँ, एक वे है जब इंडिपेंडेंट दे दे, इफ दे आर गिवन कि इंडिपेंडेंट है तो फिर ज्वाइंट प्रोडक्ट हो जाता है। अदर वे ऐसे, अगर इन जनरल वे में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आपको 2 मार्जिनल दे रखा है और ज्वाइंट आप निकाल लो उससे, देयर इज नो वे, है ना। अगर ज्वाइंट है तो वी कैन फाइंड मार्जिनल इन दिस वे, बट मार्जिनल्स गिवन है 2 डिफरेंट, और अगर कुछ नहीं बोला हुआ है, इंडिपेंडेंट है नहीं है, देन यू कैन नॉट कैलकुलेट ज्वाइंट। सो अभी के लिए आई विल आस्क यू टू फाइंड मार्जिनल। जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ यही क्वेश्चन। तो हमने ये क्वेश्चन लिखे थे अभी कि joint PMF of a discrete random vector x1 x2, joint PMF of discrete random vector x1 x2, जो कि हमने अभी लिखा था हाफ की पावर x1 प्लस x2 था, जहां x1 कैन टेक वैल्यू 1 2 अप टू इन्फिनिटी एंड x2 कैन टेक वैल्यू 1 2 अप टू इन्फिनिटी। तो आपसे पूछ रहा है, तो नाउ क्वेश्चन इज देन व्हाट इज द मार्जिनल ऑफ x1, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x1 क्या आएगा, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x1, ये कैलकुलेट करो। तो इसी में क्या करोगे, यू जस्ट सम इट from this, and similarly marginal PMF of x2 क्या होगा। ये तो आसान है ना, हाफ टू द पावर x2 हाफ टू द पावर x1। ठीक है ना। सिंपली अब क्या करोगे, ज्वाइंट है उसको समेशन कर दो,
तो जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग ये जस्ट आप ये फॉर्मूला लगाओ जो हमने पहले लिखे हैं ना, तो अप्लाई दिस वे। ज्वाइंट दे रखा है, x2 को सपोर्ट पे मेनली समेशन करना होता है, जो सपोर्ट है उस पे, अदरवाइज तो जीरो ही होता है। तो सपोर्ट पे आप इसको समेशन कर दो। सर हाफ टू दी पावर x2। हाँ, सो ये पहला वाला आएगा हाफ की पावर x1 और दूसरा आएगा हाफ की पावर x2 और सर x x2 सर पहला वाला x2 पहला वाला x2 x2 कैसे आ जाएगा भाई? तब अगर x1 का मार्जिनल तो x1 हाँ सर ऐसा सॉरी ठीक है ना, x1 के मार्जिनल में x2 के रेस्पेक्ट में समेशन करना था, तो x2 गायब हो जाएगा, है ना, तो x2 गायब हो जाएगा, तो x1 बचेगा ना। यहाँ x2 का चाहिए तो x1 के रेस्पेक्ट में समेशन करना है, तो x1 गायब हो जाएगा, ये चीज है। और अभी क्या हो रहा है एक्चुअली, अभी इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि इसी को इंडिपेंडेंट बोलते हैं, कि टू रैंडम वेरिएबल आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ जॉइंट पीएमएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीएमएफ। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो ज्वाइंट है वो मार्जिनल का प्रोडक्ट है, इसीलिए दिस जो ये हमारे पास गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें x1 x2 आर इंडिपेंडेंट और इनफैक्ट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, दोनों का पीएमएफ सेम ही तो है, वेरिएबल अगर तुम है ना सेम रख दो। तो यहाँ पे x1 x2 आर आईआईडी, बट जरूरी नहीं हर जगह होगा, ये मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिखा है कि मार्जिनल दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इंडिपेंडेंट भी है, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल इज इक्वल टू ज्वाइंट। सो इंडिपेंडेंट भी आइडेंटिकली, बट ऐसा जरूरी नहीं होगा। मान लो एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ जहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है, लेट्स से कि लेट x1 x2 बी अ discrete random vector with joint PMF। अभी मैं ऐसा लिख देता हूं, चलो x1 इज इक्वल टू x1 एंड x2 इज इक्वल टू x2। मान लो ऐसा है कि 3/16 जब x1 x2 इक्वल है 0 1 या ठीक है 0 1 या 0 2 या 2 0, और ऐसा हो जाएगा कि 1/16 when x1 x2 are 1 0 0 2 लिख ही दिया, 2 0 है ना, 2 0 भी लिख दिया, तो 1 0 और मान लो 1 2 2 1, ठीक। मान लिया 2 2 कर दिया, ठीक है। तो वन वन ऐसा लिख दिया एंड 0 अदरवाइज, ठीक है ना, यहाँ है 0 अदरवाइज, ठीक। तो क्वेश्चन सिमिलर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी है, अगर मैं आपसे पूछ लेता, जैसे लेट से यहाँ पे मैं ऐसा ना लिख के मैं अगर ऐसा पूछ देता आपसे कि क्या आएगा, मतलब ऐसे है ना, इनिशियली पूछे जा सकते हैं कि लाइक मान लो यहाँ 3k है, यहाँ k है, तो पहला क्वेश्चन होगा कि है ना, या मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, तो तो आपसे ये पूछा जाएगा देन पहले तो ये बताओ k की वैल्यू क्या होगी, है ना। एग्जाम में इस तरह से पूछे गए क्वेश्चन, आप देखोगे गेट के PYQ करेंगे हम लोग, या आप खुद देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं गेट में, k क्या होगा। दूसरा वही क्वेश्चन कि क्या प्रोबेबिलिटी है x1 इज इक्वल टू x2 होगा। तीसरा पार्ट है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। चौथा पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन इक्वल टू x2। चलो अभी अगला पार्ट लिख देता हूँ, व्हाट इज द मार्जिनल PMF ऑफ, पहले ये कैलकुलेट कर लो, है ना, फिर आपसे पूछा जाएगा मार्जिनल PMF क्या है।
व्हाट इज द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x1 क्या होगा? व्हाट इज द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x2? x2 क्या होगा? इस तरह से कैलकुलेट कीजिए सिमिलर वे जो पिछला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल पैरेलल एक क्वेश्चन लिख दिया हमने सिमिलर वे में। इसमें x1 x2 का सपोर्ट, हाँ x1 x2 का सपोर्ट, सपोर्ट लिखा ना वहाँ पे 0 1 0 0 सपोर्ट है ना ज्वाइंट का, वो तो आपको पहचानना है x1 x2 का सपोर्ट क्या है अलग से, वो तो ज्वाइंट से दिख जाता है ना। सर 3/16 और 1/16, ठीक है ना, तो मतलब के आ रहा है 1/16। हाँ है ना, सिमिलर वे में जैसे कर सकते थे आप। तो 1/16 आ गया, बाकी पार्ट्स बताइए। सर सेकंड को 1/4। सो ये आ गया 1/4। सर सी का 7/16। सर डी का 9/16, सर यहाँ पे जब मार्जिनल आएगा तब कुछ 0 के रिस्पेक्ट में या 1 के या 2 के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो मार्जिनल आपको निकालने पड़ेंगे हर पॉइंट पे। यस सर।
मैं वही बताना चाह रहा था। हाँ, तो 1 by 1 निकालो, ईच पॉइंट पे 0 पे 1 पे 2 पे। देखिए इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए सिंपल ये है कि तो अगर आप ऐड करोगे 0 1 1 0 है ना, ईच पॉइंट पे सम 1 होने चाहिए ना, हम यही जानते हैं ना। समेशन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x1 एंड x2 इज इक्वल टू x2, डबल समेशन जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, डबल समेशन शुड बी इक्वल टू 1। तो ऐड कर लो, जैसे इन चारों पॉइंट पे 3k है तो 3k आएगा 4 बार और k आएगा फिर 4 बार, क्योंकि वैल्यू सेम ही है 1। तो यहाँ से कितना आ गया 16k इज 1, मतलब 0 1 पॉइंट 3k 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 4 टाइम। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 1/16। ठीक, सो k इज 1/16। तो ये पहला पार्ट तो हो गया। अब आपको फिर से x1 इज इक्वल टू x2 चाहिए, जैसे b पार्ट था कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x2। सो इसी यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो x1 x2 का मतलब जब x1 भी 0 एंड x2 भी 0, या x1 1 एंड x2 1, या x1 इज 2 एंड x2 इज 2। चेक कर लो। सो 0 0 पे क्या है, 0 0 तो मैं लिखा ही नहीं था तो 0 हो गया। 1 1 पे है ना, 1 1 वहाँ दे रखा है, 1 1 पे k है, k मतलब 1/16, और 2 2 पे हमने लिख रखा है 3k 3/16, तो 4/16 मतलब 1/4 आ गया। सिमिलरली अब c पार्ट कैलकुलेट करो। सी पार्ट में अब देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है, उस पर ऐड कर लो, है ना। जो ये सी पार्ट है, सिमिलरली कि इसमें चाहिए आपको x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, तो x1 इज 0 x2 इज 2, ऐसा हो सकता है। x1 इज 1 x2 इज 1, और x1 इज 2 x2 इज 0, ऐसे आ जाएगा। तो 0 2 1 1 2 0 है ना, तो 0 2 1 1 2 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे 3 के 6 के 6/16 प्लस 1 1 पे 1/16, तो 7/16 हो गया ना। डायरेक्टली 7/16। अब x1 मोर देन इक्वल टू x2, तो यहाँ तो ऐसे ही डबल समेशन करने की अलग से जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा कहाँ पे क्या लेना है। सो देखो कौन कौन सा फेवरेबल आउटकम है जो इसमें ऐसा है, तो यू सेलेक्ट दोज आउटकम्स जहाँ x1 मोर देन इक्वल टू x2 है। कर पाओगे? सर मार्जिनल x1 इक्वल टू 0 जब होगा तब सर 6/16, और x1 इक्वल टू जब 1 तब 3/16, एंड x1 इक्वल टू 2 जब 7/16। ठीक है, जैसे देखो ज्वाइंट पीएमएफ को हम ऐसे भी लिख सकते थे ऑफ x1 x2। सो हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, जैसे इधर x1 है इधर x2 है, तो x1 में क्या क्या है, तो सो ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ जीरो वन टू तो 0 1 2, और यहाँ भी 0 1 2। तो ज्वाइंट पीडीएफ डिस्क्रीट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, टेबल बना के आप लिख सकते हो। तो इस तरह से ऐसा आप लिख लो। तो 0 0 पे देखो क्या क्या वैल्यूज था, वही पुट कर लो आप। तो 0 0 तो हमने 0 दे रखा है, तो उसमें कुछ नहीं है, तो 0 है। 0 1 है ना, तो एक बार देख लेते क्या क्या पॉइंट है। 0 1 पे 3/16 ठीक है ना, तो 0 1 3/16 है, 0 2 भी 3/16 है, 2 0 भी 3/16 है, यही चार 3/16 वाला, टू पे भी 3/16 और 2 2 पे भी 3/16 है, तो 2 2 2 2 2 एंड 2 3/16 है, बाकी हर जगह 1/16 है ना। तो ये हो गया आपके पास, दिस इज द ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x1 x2। अब मार्जिनल चाहिए, तो सिंपली जैसे ये x1 इज 0 हेयर x1 इज 1, ठीक है, तो x1 इज 1 x1 इज 2 x2 इज 0 x2 इज 1 x2 इज 2, इस तरह से। तो इस पे ऐड कर लोगे, जैसे आपको चाहिए कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज 0, तो आप x2 के रेस्पेक्ट में समेशन कर लो, इन तीनों को ऐड कर लो, है ना। सो एक्चुअल लॉजिकली मीनिंग क्या चल रहा है, मीनिंग ये है
x1 is 0, x2 is x2 फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x2। तो x2 की ऑल पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 ही है, तो इसका मतलब यू जस्ट ऐड 0 0 0 1 0 2, सो ऐड कर लोगे तो कितना आ गया 6/16 आ गया। सिमिलरली x1 इज इक्वल टू 1, तो यू ऐड दीज वैल्यूज, ठीक। सो जब इन वैल्यूज को ऐड कर लोगे तो लॉजिकली यही है कि प्रोबेबिलिटी x1 इज 1 एंड x2 इज x2, जहाँ x2 की वैल्यू 0 से 2 हो जाएगी, तो इसको ऐड कर लो, है ना। तो यहाँ से सो ये 6/16 था और ये आपका आ गया 3/16, और यहाँ से x1 इज इक्वल टू 2, तो समेसन प्रोबेबिलिटी x1 इज 2 एंड x2 इज x2, तो x2 की वैल्यू 0 से 2, इसको ऐड कर लीजिए, तो बस किसको ऐड कर लो, यहाँ से आ गया। सो दिस वैल्यू इज एक्चुअली 7/16, ऐसा आ गया। ये 1 होना चाहिए, सम करके देख लो 1 होना चाहिए, तो 1 आएगा, है ना। सो दिस इज द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x1। सो यहाँ से दिस सम शुड बी 1, तो यहाँ पे अगर लिखूँ मैं कि मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x1 क्या है, सो दिस इज द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x1। सो आ गया x1 इज इक्वल टू x1, सो दिस वैल्यू इज 6/16 when x1 is 0, 3/16 when x1 is 1, and 7/16 when x1 is 2, यही है। सिमिलरली यू फाइंड फॉर द x2 में क्या होगा, बस इसको ऐड कर लो, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ x2 इज इक्वल, सो 0 पे इसको आप ऐड कर लोगे, तो 4/16 when x2 is 0, इसको ऐड कर लो आप 5/16 when, अब यहाँ तीन ही वैल्यू इसलिए आसानी से कर पा रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में देयर वर इन्फिनाइटली मेनी वैल्यू, तो वो भी कर सकते थे बट इन्फिनाइटली मेनी वैल्यूज आएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ऐड करना था। सो x2 is 1, इसको ऐड कर लो, सो हो गया 7/16। क्या दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, आर दे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या दोनों का पीएमएफ सेम है, नो, तो ये ज्वाइंट पीएमएफ है एंड मार्जिनल्स आर नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। पिछले क्वेश्चन में मार्जिनल्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, क्या दोनों इंडिपेंडेंट है, कैसे चेक करते हैं इंडिपेंडेंट, 4/16 इंटू 6/16, तो ये आ जाएगा 24/256 प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, और ज्वाइंट में क्या था 0 था। तो इंडिपेंडेंट कब होता है, जब ज्वाइंट पीएमएफ इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, मतलब प्रोबेबिलिटी एट 0 0 शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एट 0 इनटू प्रोबेबिलिटी एट 0। तो ज्वाइंट पे तो 0 प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मार्जिनल में यहाँ 4/16 है, मार्जिनल में यहाँ 6/16 है, तो प्रोडक्ट तो 0 आएगा नहीं, तो इसका मतलब x1 x2 आर नाइदर इंडिपेंडेंट नॉर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। पिछले क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट भी था, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी था, तो कैसा भी कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इन जनरल कुछ भी हो सकता है, किसी भी एक पॉइंट पे चेक करेंगे, हर पॉइंट पे चेक करेंगे, लेकिन वन पॉइंट पे गलत हो गया तो गलत है, वन काउंटर एग्जांपल इज एनफ टू से फॉल्स, ठीक है। तो 0 पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर 0 पे सेटिस्फाई कर जाता तो मैं अगला पॉइंट पे चेक करता, उस पर भी कर सेटिस्फाई तो अगला पे चेक करता, सब पे चेक करता, और अगर हर पेयर पे सेटिस्फाई कर रहा मतलब वो इंडिपेंडेंट है। ओके जी, तो ये जस्ट एग्जांपल था, अभी थोड़े आगे बढ़ता हूँ। सो अभी हमने क्या डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया व्हाट इज ज्वाइंट पीएमएफ एंड व्हाट इज मार्जिनल पीएमएफ, ठीक है। बाकी अगर मैं इसके बेस पे अगर इंडिपेंडेंट डिफाइन कर दूं, तो अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल जस्ट मैं डिफाइन कर दूं कि डिस्क्रीट में इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होगा, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे, टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x1 and x2 are independent if and only if their joint PMF
So it is like E1 intersection E2. You know, E and F are independent if and only probability of E1 intersection E2 is equal to probability of E1 into probability of E2. So this is like E1 intersection E2. If it is equal to probability of E1 into probability of E2 for all x1 and x2. This is a definition. ठीक है, तो जो हमने पहला एग्जांपल लिखा था उसमें इंडिपेंडेंट था वो, है ना, फर्स्ट वाला एग्जांपल में. सो जैसे एग्जांपल के लिए या वहीं पे लिख देता हूँ, इतना क्या है, तो समझ तो आया ही. सो यहाँ पे अगर लिख दूं मैं, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि x1 x2 आर नॉट इंडिपेंडेंट. यहाँ सिंपली वन काउंटर एग्जांपल इज एनफ टू से फॉल्स. सो x1 इज 0, x2 is 0 is not equal to x1 is 0 into x2 is 0. So probability of E1 intersection E2 is not equal to probability of E1 into probability of E2. That's why they are not independent. Means this implies x1 and x2 are not independent. ठीक है, और पिछले एग्जाम्पल में यही बात अगर करें यहाँ पे हम, so here since probability independent random variable, so occurrence of x1 will not affect occurrence of x2. So x1 is equal to x1 into x2 is equal to x2 for all x1 and x2. So equal है, and therefore x1 and x2 are independent random variable. They are independent. So values of x1 will not affect values of x2. So वही event E1 E2 are independent, occurrence of event E1 will not affect occurrence of event E2. तो random variable क्या करता है, उसी outcomes को numbers के term में ले आता है, या उसी events को number के corresponding लिख देता है. So x1 x2 are independent random variables. ठीक है, तो यहाँ इंडिपेंडेंट था और वहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा आपको, चेक करके समझ आएगा इंडिपेंडेंट है कि नहीं है. ठीक है, अभी मैं आगे लिख देता हूँ. इन द सिमिलर वे वी कैन डिफाइन जॉइंट पीडीएफ, है ना, जॉइंट पीडीएफ. सो अभी हम पीएमएफ लिख रहे थे, पीएमएफ फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, पीडीएफ फॉर द कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. So let x1 x2 be two continuous random variable, या this be 2 नहीं होगा, अगर ब्रैकेट में लिख दिया तो be a, है ना, ब्रैकेट में लिख दिया तो एक सिंगल वेक्टर हो गया ना. So be a continuous random vector, और मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, जॉइंट पीडीएफ. तो सर यहाँ x1 x2 रैंडम वेरिएबल नहीं है? जी है, x1 x2 रैंडम वेरिएबल है, और ये ब्रैकेट में जो टपल लिखे हैं वो रैंडम वेक्टर है. तो a function f of x1 x2 x1 comma x2, this is joint pdf of x1 and x2 लिखो, या ब्रैकेट में x1 x2 लिखो. दिस इज अ रैंडम वेक्टर. x1 alone, let x1 x2 ये x1 and x2 be a continuous random vector. So this be a continuous random vector. ठीक है, a function fx1 fx, है ना, मतलब ऐसा लिख रहा हूँ, joint pdf है इसलिए टू वेरिएबल फंक्शन है. दिस इज अ टू वेरिएबल फंक्शन. So fx1, this is a joint pdf of x1 x2 if and only if similar condition है. This should be non-negative and double integration. So double integration. अब ऑर्डर आपकी मर्जी है, जो इजी लगे, dx1 dx2 लिखो या dx2 dx1 लिखो, जो ठीक लगे. That should be equal to 1. तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ जॉइंट पीडीएफ. ठीक, लाइक द जॉइंट पीएमएफ. जॉइंट पीएमएफ सपोर्ट, क्योंकि वहाँ डिस्क्रीट होता है, दैट्स व्हाई वी राइट समेशन. यहाँ सपोर्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, दैट्स व्हाई वी राइट इंटीग्रेशन.
इन द सिमिलर वे जो थ्योरम्स हैं कि ठीक है, थ्योरम क्या है कि लेट अगेन ए इज अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, देन प्रोबेबिलिटी x1 comma x2 belongs to set A. This is double integration fx1 fx2, यहाँ x1 x2 रैंडम वेरिएबल है, you just integrate over this region belongs to A. So ये फॉर्मूला हो जाएगा पहला। अगर आपसे पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि x1 x2 रीजन A में है, तो इसका मतलब है कि दिस इज दिस। एंड अगर दूसरा पॉइंट लिखूं कि चलो एज ए थ्योरम में लिख देता हूं, तो मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x1 जिसको हम लिखते हैं fx1 at x1। सो हाउ टू ऑब्टेन मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x1 फ्रॉम गिवन जॉइंट, जॉइंट गिवन होगा, जॉइंट पीडीएफ गिवन होगा, तभी आपसे मार्जिनल पूछे जाएंगे। सो द सिंपल कि जो जॉइंट पीडीएफ है हमारे पास उसको हमें x1 का मार्जिनल चाहिए, तो हम x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, ये चीज़ है। सिमिलरली मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x2 चाहिए, तो हम लोग x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। ओके है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, अब देखो आप। सो द क्वेश्चन इज, है ना, सो क्या लिखा है, इस पे बेस पे क्वेश्चन लिखूंगा, दिस एंड दिस। अब मैं क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4, मान लो ये 4th क्वेश्चन है लेट से। तो ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर, continuous random vector x1 x2, वो ये है, this is k when 0 less than x1 less than x2 less than 1 and 0 otherwise। ठीक, तो पहला क्वेश्चन फिर से वही है, व्हाट इज k, दूसरा क्वेश्चन सेम है, व्हाट इज x1 इज इक्वल टू x2, तीसरा क्वेश्चन भी सेम है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 2, एंड चौथा क्वेश्चन वही है, प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू x2, पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, छठा पार्ट है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मोर देन x2। चलो ये कैलकुलेट करो, फिर से वही मार्जिनल निकालना है आगे तो। सो अगर मैं आगे लिख दूं कि व्हाट इज अ मार्जिनल, अगर अगला पार्ट लिख दूं, 7th पार्ट है मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x1 क्या है, 8th पार्ट लिखना हो कि मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x2 क्या है। चलिए 1 बाय 1 कैलकुलेट कीजिए, कुछ लोगों के लिए इजी होगा, जिन्होंने पहले से आइडिया है तो उनके लिए काफ़ी आसान होगा। सो फर्स्ट थिंग व्हाट इज द के ऐसा क्या होना चाहिए ताकि ये ज्वाइंट पीडीएफ हो जाए, और फिर बाकी फर्दर यू हैव टू फाइंड आफ्टर फाइंडिंग के। सर k इक्वल टू 2। ओके, के इज 2, फाइन। So K2Y. ठीक है, 2 सबका आ रहा है, आगे पार्ट कैलकुलेट कीजिए। सेकेंड पार्ट क्या बताया,
सर 2 नंबर का आंसर 1। क्या बता रहे थे, क्या आंसर आया सर 1। किसका? 2 नंबर का x1 इक्वल टू ओके, 1 होगा जी, बाकी लोग एग्री करते हैं? वही सारे पार्ट लिखे जो डिस्क्रीट में लिखे थे, सेम पार्ट से लिखे ना, सो दैट आपको समझ आए कैसे डिस्क्रीट में डील करते हैं, कैसे कॉन्टिन्यूस में डील करते हैं। सर थर्ड का 0। ओके, थर्ड का 0, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 है ना। सर थर्ड का मेरा 3 आ रहा है। 3 कैसे हो सकता है प्रोबेबिलिटी? यस सर, नहीं इसका मतलब गलत है ना। यस सर यस सर। तो समथिंग इज रॉन्ग, आपको वो पकड़ना है गलत क्या है। गलत आपके सेकंड पार्ट का भी आंसर है। तो देखो, वैसे तो डबल इंटीग्रेशन कर लोगे, तो पहले इसका ग्राफ बना लो, ये जो सपोर्ट है ना, इसका ग्राफ सर बनाओ। पार्ट 1 आ रहा है सर, किसका? थर्ड का। थर्ड का 1। ओके, तो इसका सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है ना, पहले इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना, इक्वालिटी का ग्राफ बनाओ। तो x1 इज 0, सो ये x1 एक्सिस है, ये x2 एक्सिस है। तो x1 इज 0 मीन्स x2 लाइन, सो x1 इज 0 का इक्वेशन ये है। ठीक है, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। तो x1 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ये है, दिस इज अ ग्राफ फॉर x1 इज इक्वल टू 0। x1 इज इक्वल टू x2 का ग्राफ ये है, x1 इज इक्वल टू x2, और x2 इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ये है। सो रीजन जो बाउंडेड है इससे वो कौन सा है? ये वाला। तो जो रेड कलर का रीजन है, दिस इज योर सैंपल स्पेस। इस जॉइंट के केस में समझो ये सैंपल स्पेस है तुम्हारा, ये पॉइंट 1, 1 है
है ना, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लोगे तो 1 पे आएगा और y यहाँ ऑलरेडी 1 है। सो दिस इज अ सैम्पल स्पेस। सो होगा क्या, k कैसे निकलता है, सो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ जॉइंट पीडीएफ, तो नॉन नेगेटिव होने चाहिए और इसका इंटीग्रेशन 1 के इक्वल होने चाहिए। अब आप देख लो dx1 dx2 बेटर है, dx1 मतलब ऑर्डर अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो, dx2 dx1 या dx1 dx2। सो व्हाट विल यू टेक द लिमिट, है ना, लिमिट क्या लोगे, तो जब x1 एक्सिस का लिमिट लेना तो x1 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो x1 बराबर 0 2, x1 बराबर x2 और ये x2 बराबर 1 है, तो x1 इज इक्वल टू 0 2, x1 इज इक्वल टू x2। तो वैसे करोगे तो x1 की लिमिट आ जाएगी x1 बराबर 0 से x2 तक, है ना, और फिर अब x1 का लिमिट ले लिया तो नाउ यू टेक द प्रोजेक्शन ऑन x2 एक्सिस, x2 चाहिए ना मुझे, तो x2 पे प्रोजेक्शन देखो, x2 पे लिमिट क्या हो सकती है, सो x2 इज 0 to 1। अब इसको सॉल्व कर लो, आई होप आप लोगों को सॉल्व करना आता है, तो ठीक है ना, तो जैसे ये 0 to 1 रहेगा, k तुम बाहर भी कर सकते हो या k रखना एज इट इज। सो 1 का इंटीग्रेशन x1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएगा kx2 dx2 बराबर 1, एक इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, पहले ये इंटीग्रेट करो, सो पहले इसको इंटीग्रेट करो, तो ये इंटीग्रेट होके ये क्वांटिटी आ गई। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो k बाहर है, सो यहाँ से k बाहर कर लो, x2 का x2 स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 करोगे 1/2 बराबर 1, तो k की वैल्यू तो 2 आ गई, ठीक, सो k की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, सो k इज 2। अब x1 इज इक्वल टू x2 निकालना है, तो x1 इज इक्वल टू x2 कौन सी लाइन है, तो ये लाइन है, तो आपको पता है कि जो सिंगल रैंडम वेरिएबल होता था, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट इन अ यूनिवेरिएट कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इज 0, तो सिमिलर वे प्रोबेबिलिटी ऑन अ लाइन और अलोंग एनी कर्व ऑन अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज 0। सो इसका आंसर भी 0 होगा, इसका आंसर भी 0 होगा डायरेक्टली, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है। सो प्रोबेबिलिटी अलोंग एनी लाइन इन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज 0। क्यों ऐसा 0 हो रहा है वो बता देता हूँ क्यों 0 हो रहा है, बिकॉज ये जो आप देख रहे हो x1 इज इक्वल टू x2, वो ये वाली लाइन है ना, यही लाइन है x1 इज इक्वल टू x2। सो होगा क्या, जब इस पे इंटीग्रेट करोगे, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ अगले में, तो ये कॉन्टिन्यूअस है ना, सो प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x2, सो कॉन्टिन्यूअस में किसी भी रीजन पे प्रोबेबिलिटी आएगी इंटीग्रेशन ओवर दैट रीजन, तो इंटीग्रेशन ओवर दैट रीजन, तो ये जॉइंट पीडीएफ आ जाएगा जो कि 2 है एक्चुअली, है ना, ये समझो कि ये 2 है, 2 dx1 dx2। अब लिमिट क्या लोगे तुम देखो ध्यान से, सो ये तुम्हारा सपोर्ट इस तरह से था, है ना, दिस इज अ सपोर्ट, ये सैंपल स्पेस मतलब सपोर्ट मतलब सैंपल स्पेस। अब तुम्हें इस लाइन के अलोंग लाइन पे एक्चुअली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जब x1 की लिमिट निकालोगे x2 से x2, क्योंकि x1 एग्जैक्टली इक्वल है x2 के, तो पूरे लाइन पे x1 की वैल्यू x2 से x2 रहेगी, x1 इज x2 to x2 और x2 की वैल्यू 0 to 1। तो क्या लगता है जब अपर और लोअर लिमिट इक्वल होता है तो आंसर क्या आएंगे, 0। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं कि प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, ये है मेरे पास, सो दिस इज ऑल्सो अ लाइन एक्चुअली, और ये लाइन कहाँ पे है, चलो ये तो 1 1 है पॉइंट, ये लाइन कहाँ पे है एक्चुअली, दिस लाइन इज एक्चुअली, सो दिस इज द लाइन एक्चुअली, है ना, जो 1 1 से पास कर रही है, सो ये लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट 2 0, इसका 0 2, इसका 1 1, और ये लाइन के अलोंग फिर से तुम्हें किसी भी कर्व के अलोंग प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी इन जॉइंट कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर लिखूंगा जॉइंट पीडीएफ dx1 dx2, अब यहाँ से x1 की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से तो x1 एग्जैक्टली आ जाएगा 2 माइनस x2, रीजन तो आया ही नहीं ना, तो इसका मतलब 2 माइनस x2 से 2 माइनस x2, किसकी लिमिट, x1 की लिमिट, और x1 0 से 1, 0 से 1 ज़्यादा जा ही नहीं सकता ना, तो 0 से 1 में क्या है, तब भी ये 0 आएगा। तो जैसे x अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है
मैं ऐसे ही थ्योरम लिखा देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। हमने डिस्क्रीट में यूनिवेरिएट में थ्योरम लिखा था, x इज continuous random variable if and only if probability x is equal to x0 for all x belongs to R। तो उसी तरीके से यहाँ भी होगा कि x1 comma x2 is a continuous random vector if and only if probability x2 is equal to gx1 this is equal to 0। ठीक है, for any continuous function g, ऐसा लिख लो, for any continuous function g कोई भी continuous function है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी। ठीक है, तो इस लॉजिक से बी सी दोनों पार्ट का आंसर 0 हो गया। अब ये देखो, ये कर्व नहीं, एक पूरा रीजन है। जब लेस देन इक्वल टू लिखा हो तो पूरा एक रीजन आता है ना, तो पूरा एक रीजन आएगा तो उस रीजन पे इंटीग्रेट करना है। तो इन तीनों का आंसर बताओ, 4 5 6 110 110। ओके, तो 110, यस सर। ठीक है ना। तो अब आपको इस रीजन को सेलेक्ट करना है, x1 लेस देन x2। तो आई थिंक x1 लेस देन x2 इस साइड आ जाएगा, है ना। तो ये पूरा रीजन आ जाएगा, ये जो सैंपल स्पेस है, तो x1 लेस देन x2 में पूरा सैंपल स्पेस आ गया। तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, ठीक है जी। वो तो यहाँ भी लिखा हुआ है जॉइंट में, x1 लेस देन x2, सो पूरा 1 हो जाएगा। x1 प्लस x2 लेस देन 2, देखो ये जो ग्राफ बनाए थे हमने, दिस इज x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 लाइन, और इसके लोअर रीजन जो होगा x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2। तो इधर में तो पूरा फिर से सैंपल स्पेस आ गया। सो दिस इज द इवेंट। द इवेंट होता क्या है, जो सबसेट सैंपल स्पेस का हो। लेकिन ये पूरा बाकी तो अदर आउटसाइड 0 होता है ना, 0 अदरवाइज। तो ये पूरा सैंपल स्पेस कंटेन कर रहा है, प्लस कुछ अदरवाइज का रीजन भी कंटेन कर रहा है। ये जो पोर्शन है ये सैंपल स्पेस भी कंटेन कर रहा है, प्लस कुछ अदरवाइज वाला रीजन भी कंटेन कर रहा था। अदरवाइज रीजन में तो 0 रह जाती पुट पीडीएफ की वैल्यू। तो दिस रीजन कंटेन फुल सैंपल स्पेस, क्योंकि ये जो रीजन है ये है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू, इधर वाला रीजन बोलोगे तो x1 प्लस x2 मोर देन इक्वल टू 2। तो इसमें तो सैंपल स्पेस भी आ गया ना, तो पूरा सैंपल स्पेस को कंटेन कर रहा है। इसीलिए जैसे इसी में थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैं आपको एक ऐसा बता देता हूँ, जैसे इसी में अगर पूछ लूँ 9th पार्ट कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, जैसे एक ऐसा कर्व ले रहा हूँ जो बीच से पास करे, तो इसका ग्राफ क्या होगा। तो जैसे मैं हाफ रखूँ तो y 1 हो जाए, है ना। तो 2x1 कर देते हैं। सो x2 मोर देन 2x1, ये निकालो। ये x2 मोर देन 2x1 की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 मोर देन 2x1 इसी क्वेश्चन में। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 मोर देन 2 टाइम्स x1। देखो बीच से जाएगी, अब उस पर इंटीग्रेट करो उस रीजन पे। सर हाफ। हाफ आ गया, ओके। ठीक है, तो सिमिलर है,
जस्ट आप इंटीग्रेट कर लो हाफ रीजन पे। सो जब हम ये पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी x2 इज मोर देन 2x1, तो इसका मतलब है कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो दिस ग्राफ इज x2 इज इक्वल टू 2x1, है ना। यहाँ जो कट रहा होगा तो यहाँ पे हाफ आ रहा होगा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अब x2 मोर देन 2x1, तो आई थिंक ये अपर हाफ रीजन आएगा। सो ये अपर हाफ रीजन है जिसपे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, ब्लैक रीजन जो है। सो इस पे आप इंटीग्रेट करोगे 2 को। अब आप देख लो कैसे कंफर्टेबल हो, आपकी मर्जी है ना, dx1 dx2। सो जब यहाँ पे x1 की लिमिट लिखोगे तो x1 का पैरेलल लाइन रहो, x1 बराबर 0 टू x1 इज इक्वल टू 0 टू x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 2, क्योंकि ये लाइन x1 बराबर x2 अपॉन 2 है ना, क्योंकि x2 बराबर 2x1 है, तो x1 इज x2 अपॉन 2। और x2 की वैल्यू प्रोजेक्शन ले लो x2 एक्सिस पे, तो x2 तो 0 से है ना, क्योंकि ये x1 एक्सिस है, ये x2 एक्सिस है। सो 0 टू 1, इसको इंटीग्रेट कर लो तो 2 बाहर कर सकते हो, x1 1, 2 कट गया x2, तो ये 1/2 आ गया। ठीक है भाई, देख लो, इनको डाउट है बताओ। ओके तो इस तरह से फाइंड हो जाएगा। मार्जिनल निकालो, मार्जिनल निकालो, मार्जिनल रह गया ना। व्हाट इज मार्जिनल ऑफ x1, मार्जिनल ऑफ x2, मार्जिनल निकालो। तो जैसे आप x1 का मार्जिनल पीडीएफ फाइंड करोगे, सो दिस इज एक्चुअली 2 को इंटीग्रेट करना होगा किसके रेस्पेक्ट में, x2 के रेस्पेक्ट में। ज्वाइंट को इंटीग्रेट करना है x2 के रेस्पेक्ट में ना, तो ज्वाइंट तो 2 है, x2 की लिमिट क्या है देख लो, या तो उसमें देख लो या इसमें देख लो, सैंपल स्पेस में यहाँ देख लो या वहाँ देख लो, है ना। और इसमें देखो x2 की लिमिट क्या है, तो इमीडिएट लिमिट देखना है x1 टू 1, है ना। x2 की लिमिट ज्वाइंट में देखना है ना, तो x1 टू 1, तो x1 टू 1 यहाँ देखना चाहोगे x2 की लिमिट, तो x2 की लिमिट है ना, एक वर्टिकल सपोर्ट ले लो। तो यहाँ से अगर लिमिट देखोगे कि इसमें x2 की लिमिट क्या है, तो x2 बराबर x1, x2 बराबर 1, दिस लाइन इज x2 इज इक्वल टू 1, दिस लाइन इज x2 इज x1, तो एक x2 का पैरेलल लाइन बनाया, तो x2 बराबर x1 टू x2 बराबर 1, तो x1 टू 1 ये हो गया। सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम 1 माइनस x1, ये आ गया। दिस इज द मार्जिनल ऑफ x1 रैंडम वेरिएबल, और x1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो अब x1 का मार्जिनल, इसमें x2 का कोई लेना देना नहीं है सपोर्ट में, तो यहाँ x1 का आ जाएगा 0 टू 1, क्योंकि प्रोजेक्शन ले लो x1 एक्सिस पे, तो 0 टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली व्हाट इज मार्जिनल ऑफ x2, तो x2 का मार्जिन निकालोगे तो 2 को इंटीग्रेट करना होगा x1 के रेस्पेक्ट में। अब x1 के लिमिट लेनी है, तो x1 बराबर 0 टू, सो ये लाइन है x1 बराबर 0 और x1 बराबर x2, सो x1 की लिमिट लेनी है 0 से x2, तो सिंप्लीफाई कर लो 2x2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से fx2 x2 इज 2x2, और x2 की वैल्यू क्या आ गई, x2 कहाँ से कहाँ तक, तो अगेन इसका प्रोजेक्शन लो x2 एक्सिस पे, तो ये तो 1 है ना, तो 0 टू 1, ठीक है, तो ये 0 टू 1 आ जाएगा। ओके भाई, तो मार्जिनल ये आ गया, दिस इज द मार्जिनल ऑफ x1 x2, मार्जिनल पीडीएफ। सो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज रैंडम वेक्टर, व्हाट इज जॉइंट पीडीएफ, व्हाट इज मार्जिनल पीडीएफ, व्हाट इज जॉइंट पीएमएफ एंड व्हाट इज मार्जिनल पीएमएफ। और अगर जॉइंट पीएमएफ दे रखा होगा तो कैसे डिसाइड करेंगे कि मतलब प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालेंगे, इंडिपेंडेंट कैसे डिसाइड करेंगे, ये बताइए। इंडिपेंडेंट है क्या 2 इंटू 1 माइनस x1 इंटू 2 इंटू x2, क्या ये प्रोडक्ट हम इसके इक्वल आएगा जो ज्वाइंट पीडीएफ था, प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल ज्वाइंट है नहीं ना, तो इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे यहीं पे अगर मैं लिख दूं इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस के लिए, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, तो यहाँ लिखूं मैं 2 रैंडम वेरिएबल, 2 कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, 2 continuous random variables x1 and x2 are independent
इफ एंड ओनली इफ जो ज्वाइंट पीडीएफ है x1 x2 का दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ्स, है ना, फॉर ऑल x1 कॉमा x2, चाहे x1 x2 की जो भी वैल्यू हो. सो ज्वाइंट पीडीएफ मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ्स. तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट, और वैसे भी ज्वाइंट में दिख रहा है वो इंडिपेंडेंट नहीं है. जब इंडिपेंडेंट होगा तो लिमिट में भी कोई वो नहीं रहेगा. यहाँ लिमिट में ही दिख रहा है कि 0 लेस देन x2, तो x1 लेस देन x2 है, मतलब डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है दोनों एक दूसरे पे. अगर x1 की वैल्यू 1 रख दिया तो x2, या x1 की वैल्यू हाफ रख दिया मैंने, तो x2 को हाफ से ज़्यादा ही होना पड़ेगा. तो इसीलिए ये डिपेंडेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है ना. सो x1 x2 आर डिपेंडेंट, x1 एंड x2 आर डिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट. ठीक है, तो हमने पीएमएफ पीडीएफ कॉन्टिन्यूअस ज्वाइंट मार्जिनल दोनों और इंडिपेंडेंट डिस्कस किया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए. तो आप देख लीजिए पीवाईक्यू में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज्वाइंट पीडीएफ ज्वाइंट पीएमएफ बेस्ड. अगले क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा. अब तो अभी डाउट क्लास होगी, तो जिन लोगों का डाउट रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं. थैंक यू. सर वहाँ x1 इक्वल टू x2 होता तो इंडिपेंडेंट हो जाता. कहाँ पे? वो लिमिट में x1 x2 दो 0 से 1 अगर दोनों का लिमिट रहता सेम तो इंडिपेंडेंट हो जाता ना. कैसे इंडिपेंडेंट हो जाता? प्रोडक्ट आता उसका इक्वल. मतलब ये कह रहे हैं x1 अगर 0 से 1 होता है, x2 0 से 1 होता है, तो क्या ये प्रोडक्ट 2 के इक्वल आता उसका? साथ में प्रोडक्ट भी तो इक्वल होने चाहिए भाई. तो क्या अगर मान लो ऐसा x 0 से 1 y 0 से 1, क्या ये प्रोडक्ट इक्वल आता? तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन क्या है उस पर डिपेंड करेगा. इट्स नॉट लाइक कि हर जगह एक ही थ्योरी लगा दो. अभी मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं क्योंकि वैसा हो रहा है, तो वैसा नहीं, वो नहीं होगा तो हो जाएगा. और भी तो क्राइटेरियाज हैं, एक क्राइटेरिया फेल हो रहा है लेकिन बाकी क्राइटेरिया भी तो सेटिस्फाई होने चाहिए. तो एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया इसका मतलब थोड़ी कि वो हो गया. उसके लिए चेक करना पड़ेगा, तो ठीक से डेफिनेशन लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है. यू हैव टू अप्लाई डेफिनेशन करेक्टली. ठीक है भाई, थैंक यू. हाँ.